बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। विधानसभा के मानसून सत्र का समापन हो चुका है। अनिश्चितकाल के लिए कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। सत्र का तीसरा दिन बेहद हंगामेदार रहा। नगर निगम नगर पालिका संशोधन विधेयक पेश किया गया। विधेयक के लिए प्रवर समिति का गठन किया गया। संसदीय कार्य मंत्री की अध्यक्षता में यह गठन हुआ। 1 महीने में समिति को ड्राफ्ट सौंपना होगा। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। भराड़ीसैंण में हुए तीसरे दिन की कार्यवाही बेहद हंगामेदार रही। विधानसभा के मानसून सत्र का समापन हो चुका है। अनिश्चितकाल के लिए कार्यवाही स्थगित हो गई। उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र तीसरे दिन अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किया गया है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 3 दिनों तक चली मानसून सत्र की कार्यवाही को संतोषजनक बताया है। उन्होंने कहा कि सत्र के दौरान प्रदेश के लिए चलाई जाने वाली योजनाओं पर सकारात्मक चर्चा हुई है। आगे सीएम धामी ने क्या कुछ कहा, वो सुनिए। 3 दिन लगातार सदन के अंदर प्रदेश के विकास के लिए महत्वपूर्ण नीतियां बनने की या जो भी कार्यक्रम आगे चले हैं उन सब पर चर्चा हुई और बड़ी सकारात्मक इसकी चर्चा हुई। आज अच्छा होता कि पूरा सदन चलता और विपक्ष के साथी थोड़ा जल्दी नहीं करते तो और चर्चा होती और भी महत्वपूर्ण विषय थे जिन पर एक स्वस्थ चर्चा होने के बाद निश्चित रूप से किसी न किसी नतीजे पर पहुंच। मैं समझता हूँ कुल मिलाकर सदन अच्छा चला, सत्र अच्छा हुआ है और अनुपूरक बजट आया है। अनुपूरक बजट ये सामान्य बजट जो हमने मार्च में राज्य के लिए प्रस्तुत किया था उसी बजट की पूर्ति के लिए ये बजट था। और कुल मिलाकर जो ऋण धीरे धीरे हमें घटाना है उस दिशा में भी हम काफी अच्छी प्रोग्रेस कर रहे हैं। पिछले अगर 2-3 सालों का देखेंगे तो दुगना हमने ऋण जो है वापस करने का काम शुरू किया है और राजस्व बढ़ाने पर हमारा मुख्य फोकस रहा है कि राजस्व बढ़े और उसको लेकर लगातार चाहे आज वो रेवेन्यू बढ़ाना यह हमारी प्राथमिकता में है। विधानसभा का सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया है। इस दौरान अनुपूरक बजट भी विधानसभा में पेश हुआ। वहीं विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर हमारे संवाददाता यशराज आनंद ने विधानसभा स्पीकर ऋतु खंडूरी भूषण से खास बातचीत की। क्या कुछ रहा इस बातचीत में, वो सुनिए। साथ में विधानसभा स्पीकर ऋतु खंडूरी भूषण। आइए जानते हैं कि सत्र के दरमियान किस प्रकार से रहा। चूंकि आज सत्र अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित कर दिया गया है तो जानते हैं मैम, सबसे पहला सवाल कि इस बात का मानसून सत्र गैरसैंण में हुआ तो किस प्रकार से आप लेते हैं कि देहरादून में मानसून सत्र का होना और गैरसैंण में सत्र होना, क्या अंतर आपको दिखता है? देखिए, मुझे बहुत ही खुशी है कि हमने इस बार सत्र गैरसैंण में किया। 3 दिन का सत्र रहा। अच्छे मौसम बहुत बढ़िया था, भले ही थोड़ा कोहरा था, बारिश भी हुई, लेकिन हम सब ने उसका आनंद लिया। और आपने पूछा है फ़र्क क्या है? फ़र्क नहीं है, वहाँ भी नियम कानून से सदन चलता है, यहाँ भी चलता है। यहाँ हम सब अपने जो हमने अपना ग्रीष्मकालीन हमने इसको राजधानी कहा है, तो हम लोग यहाँ पहुँचते हैं और अच्छा लगता है, आनंद आता है इस माहौल में काम करके। सब एक जगह रहते हैं। अच्छी माहौल में यहाँ पर हम लोग काम कर पाते हैं। अभी तक में 500 प्रश्न कुल थे। कितने प्रश्नों को लिया गया, पारित किया गया, अनुपूरक बजट लाया गया, इसमें क्या लगता है कि क्या भूमिका है? देखिए, 500 प्रश्न थे और हमने दोनों दिन प्रयास किया कि हमारे प्रश्नकाल ठीक से चलें और जो हमारे सदस्यों ने जो सवाल पूछे हैं, अपने क्षेत्रों के सवाल पूछे, उनको ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग लेकर आ पाएँ। 58 की भी सूचनाएँ लगी, 310 की भी सूचना लगी और मैंने सभी को सुना और आपने देखा भी होगा कल हम लोग 10:30 तक बैठे रहे। तो जितना मैं समय दे सकती हूँ और जितना मुझे देना चाहिए वो मैंने सभी को दिया। कुछ विधायक नाराज भी दिखे, कांग्रेस के विधायक जब निकले, तो क्या वजह रही? मुझे जानकारी नहीं है वो क्यों नाराज हुए, क्योंकि विनिश्चय आने के बाद भी मैंने ये निर्णय बदला, जो कि परंपरा भी नहीं है और शायद नियम भी नहीं है, लेकिन मैंने उसको बदला और इसलिए बदला क्योंकि उन्होंने कहा कि आपका एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है और हम उस पर बोलना चाहेंगे। निर्णय लेकिन ये हुआ था कि हम लोग आधा घंटा के लिए इसमें बोलेंगे। अब आधा घंटा में उनके 3 ही सदस्य बोल पाए तो
उनको आपस में समन्वय करना चाहिए था, ये उनको देखना चाहिए था, क्योंकि जब मैंने एक विनिश्चय देने के बावजूद उनको सुनने का निर्णय लिया, तो थोड़ा-सा उन्हें भी ध्यान रखना चाहिए था। और जब उन्होंने शुरू किया, मैंने उनको उस वक़्त भी बोल दिया था कि 12:35 हो रहे हैं, आप ध्यान रखें, समय पर आप अपनी बात पूरी करिएगा। अंतिम प्रश्न मैम आपकी कार्यशैली और कार्यप्रणाली को लेकर है कि आप काफी इंथुसियाज्म की तरह काम करते हैं, काफी एनर्जेटिक तरीके से काम करते हैं। लगातार 7.5 घंटे का कल आपने सत्र चलाया। इससे पहले भी देखा गया है कि आप देहरादून में 8 घंटे 9 घंटे का आप अनिश्चितकालीन सत्र चलाते हैं बिना ब्रेक के। तो कहाँ से ये एनर्जी आती है और किस रूप में इसको आप देखते हैं? देखिए, जब आप जिम्मेवारी समझते हैं, जब आप अपना जो दायित्व मुझे दिया गया, जो जिम्मेवारी मुझे दी गई है, बहुत छोटी जिम्मेवारी नहीं है। मेरे लिए, एक विधायक के लिए, एक दूसरे बार के विधायक के लिए बहुत ही सम्मानजनक है, और मुझे बहुत गौरव महसूस होता है कि मैं उस उच्च कुर्सी पे बैठी हूँ, जो कि मतलब एक सपना है। और उस कुर्सी पे बैठने के बाद एक अलग सी अनुभूति, एक अलग सी एनर्जी आती है, क्योंकि एक जिम्मेवारी का एहसास होता है, एक फीलिंग ऑफ डिसिप्लिन है, और जनता के लिए मुझे कार्य करने की इच्छा और होती है, और प्रबल इच्छा वहां से होती है कि मैं ज्यादा से ज्यादा क्षेत्रों के लोगों की बात वहां पे रखवा पाऊं। तो उसमें एक अलग एनर्जी है, एक अलग आनंद आता है, और एक सेंस ऑफ डिसिप्लिन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मेरे माता पिता ने मुझे यही सिखाया है कि जो भी कार्य आपको दिया जाए, उसको 200% आपको देना चाहिए। तो शायद उसी सोच से आती हूँ, उसी आर्मी बैकग्राउंड से आती हूँ, उस संस्कार से आती हूँ, तो वो एनर्जी मुझे लगता है वहीं से आती है। तो हमारे साथी रितु खंडूरी भूषण, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि सत्र जो चला है वो अनिश्चितकालीन के लिए भी स्थगित कर दिया गया। लेकिन दूसरी सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर प्रश्न आने के बाद उनको रखा गया पटल पर और इसको देखा गया। कैमरा पर्सन अनूप भट्ट के साथ मैं यशराज आनंद, जनता टीवी, भराड़ी से। बद्रीनाथ विधायक लखपत सिंह बुटोला अपने विधानसभा से जुड़े मुद्दों को लेकर सदन में आक्रामक दिखे। वहीं लखपत सिंह बुटोला ने सत्र के अंतिम दिन हमारे संवाददाता से खास बातचीत की और अपने विधानसभा में व्याप्त परेशानी और सत्र में उठाए गए मुद्दों को बताया। क्या कुछ रहा इस बातचीत में, वो सुनिए। आज हमारे साथ है बद्रीनाथ से विधायक लखपत सिंह बुटोला। लखपत सिंह बुटोला पहली बार विधानसभा में जा रहे हैं। तीसरे दिन का आज लास्ट सदन सत्र है। तो लास्ट दिन जानते हैं कि किस प्रकार से, चूंकि पहला प्रश्न ये ही उठाएंगे सदन में, तो किस प्रकार से पहला प्रश्न रहेगा, क्या क्या प्रश्न आपके द्वारा रखा जाएगा पटल पर? देखिए, पहला प्रश्न मैंने जो लगाया वो तो यहाँ उत्तराखंड में और विशेषकर बद्रीनाथ विधानसभा के लिए जो दैवीय आपदा है, आपदाओं को लेके प्रश्न उठाए। लेकिन जो सवाल जो सूचित में मुझे जवाब मिला है उससे मैं बहुत संतुष्ट नहीं हूँ। मैं चाहूंगा कि सदन के अंदर उसका सही जवाब मुझे मिल पाए। सर, किन किन प्रकार की परेशानियों से बद्रीनाथ विधानसभा आपकी दो चार हो रही, इसके विषय में थोड़ा आप बताएं। देखिए, बद्रीनाथ विधानसभा भौगोलिक परिस्थिति से बहुत विकट विधानसभा, लगभग 250 किलोमीटर लंबी विधानसभा है और प्रदेश की सबसे बड़ी भौगोलिक विधानसभाओं में से एक है। और जहां तक आप देखोगे वहां पर लगातार सड़कें टूट रही हैं। पीएमजीएसवाई के पास जो सड़कें, उनके पास ओपन टू कम्युनिकेशन मद में पैसा नहीं है। सरकार की लापरवाही इसी से समझी जाए। तमाम सड़कें बंद पड़ी हैं। हमारा जो जोशीमठ और गोपेश्वर नगर है, जो वो नगर धंसने की कगार पे, लेकिन सरकार कोई सुध नहीं ले पा रही। लगातार कहा जा रहा है कि सत्र को 3 दिन ही, मात्र 3 दिन में समाप्त किया जा रहा है। तो आपको क्या लग रहा है कि समयावधि सत्र की बढ़ा देनी चाहिए, क्योंकि अदर जो भी पहाड़ी हिमालयी राज्य हैं जैसे हिमाचल प्रदेश, वहां के सत्र की अवधि काफी लंबे समय है। देखिए, आपने देखो तो कल हमने ये प्रश्न उठाया था सरकार से कि पूरी की पूरी जो उत्तराखंड की जो विधानसभा का जो सत्र है वो बहुत कम समय के लिए चल रहा है और देश में सबसे कम चल रहा है। 10 दिन पिछले साल चला है और संवैधानिक प्रक्रिया उसके अंतर्गत भी 60 दिन चलना चाहिए। लेकिन सरकार सबने मांग के, बाकी सरकार की इच्छा, सरकार नहीं चाहती कि सदन में हम प्रश्न पूछे और सरकार को घेरने का काम करे। सरकार प्रश्नों से बचना चाहती है। सर, आज महिला कांग्रेस के द्वारा भी यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा, इसको आप किस रूप में देखते हैं, पीछे रोक दिया जाए? देखो, उत्तराखंड में जिस तरह से आप देखो महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है और तमाम 8, 10, 15 साल की लड़कियां भी सुरक्षित नहीं है, गैंगरेप हो रहे हैं, लोगों की निर्मम हत्याएं की जा रही है, उसको लेके कांग्रेस का धर्म भी बनता है और फर्ज बनता है कि इसको लेकर के सरकार को जगाने का काम करे। तो हमारे साथ बद्रीनाथ से विधायक लखपत सिंह बुटोला ने स्पष्ट रूप से कहा कि यह लगातार अपने विधानसभा क्षेत्र के कई मुद्दों को अपने यहाँ सदन में रखेंगे, सदन के पटल पर रखेंगे। लेकिन पिछली बार भी उन्होंने रखा था, लेकिन अभी तक सरकार के जवाब से संतुष्ट नहीं है। कैमरा पर्सन अनूप भट्ट के साथ मैं यशराज आनंद, जनता टीवी। चमोली में श्री कृष्ण जन्माष्टमी महाकौथिक मेले का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम धामी भी शामिल हुए।
दौरान सीएम धामी ने भगवान कृष्ण की पूजा अर्चना कर प्रदेश की सुख समृद्धि के लिए कामना की। उत्सव है क्योंकि इन मेलों के माध्यम से हम अपनी संस्कृति को, अपनी विरासत को आने वाली पीढ़ियों को भी सिखाने का काम करते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी उसको आगे बढ़ाने का काम करते हैं। यह मेला हमारी लोक संस्कृति, कला, संगीत और अनेक परंपराओं को अपने में सजोए हुए है, जो नई पीढ़ी को भी इससे जोड़ने का कार्य करता है। इस मेले के माध्यम से हम अपने स्थानीय कलाकारों को भी, कारीगरों को भी प्रोत्साहन देते हैं और उनकी कला और हुनर को भी एक नया मंच मिलता है कि हमारी बहनें, हमारी महिलाएं, उनको अगर अवसर मिले तो किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। ये हमने साक्षात रूप से देख लिया है कि उनके उत्पाद आज बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों को भी फेल कर रहे हैं, मल्टीनेशनल कंपनियों से भी अच्छे हो रहे हैं। और स्वयं सहायता समूह के माध्यम से वो जहां स्वयं का व्यापार भी कर रहे हैं, अपना रोजगार भी कर रहे हैं, वहीं अनेक लोगों को आज रोजगार से जोड़ने का काम भी कर रहे हैं। और हमने इसीलिए अपनी बहनों के लिए ऋण की व्यवस्था भी की है। 3 लाख रुपए तक का ऋण बिना ब्याज के देने की व्यवस्था की है। स्वयं सहायता समूह को हम आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हर क्षेत्र में हमने प्रयास किया है कि हमारी मातृशक्ति आगे आए और उनके द्वारा जो उत्पाद बनाए जा रहे हैं, उन उत्पादों को बेचने के लिए उनको कहीं भटकना न पड़े, उनके उत्पाद खराब न हो। इसके लिए मुख्यमंत्री सशक्तिकरण महिला योजना भी हमने प्रारंभ की है। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री सशक्त उत्सव बहना भी शुरू की है और साथ में माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों हमने हाउस ऑफ हिमालय ये ब्रांड भी अभी उद्घाटन उसका किया है। प्रदेश में 25 अक्टूबर तक निकाय चुनाव संपन्न कराए जाने की बात सामने आई है। दरअसल उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य में तय समय पर निकाय चुनाव न कराए जाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। इस दौरान राज्य सरकार की तरफ से अपर सचिव शहरी विकास नितिन भदौरिया ने कोर्ट में बताया कि अगस्त के अंतिम सप्ताह या सितंबर के पहले सप्ताह में राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की जाएगी और 25 अक्टूबर तक निकाय चुनाव संपन्न हो जाएंगे। वहीं अब इस बात को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि निकाय चुनाव तय समय पर हो पाएंगे, पर ऐसा जरूर हो सकता है कि जब चुनावों की तारीख नजदीक आए तो सरकार चुनाव कराने से मुकर जाए। शपथ पत्र मेरी जानकारी में आया है कि एक शपथ पत्र दिया गया कि 25 अक्टूबर तक चुनाव कर सकते हैं। इस बात में मुझे लेकिन आज भी आशंका है, क्योंकि जो अग्रवाल साहब हैं मंत्री जी, वो पहले भी 2 बार मूर्ख बना चुके हैं जनता को भी और सबको। पहले वो कहते हैं कि हमने तैयारी कर ली, फिर कहते हैं ये कमियां रहेगी, फिर कहते हैं हमने तैयारी कर ली, फिर ये कमियां कर ली। इस बार भी मुझे आशंका है। आशंका इसलिए है क्योंकि परिसीमन जो हुआ है उसको लेकर अभी लोग आपत्तियां दर्ज कर रहे हैं, तो उनका निस्तारण होना आवश्यक है। ये लोकतंत्र है, आप हिटलर साई से कुछ नहीं कर सकते। दूसरा, अभी तक ओबीसी आरक्षण की स्थिति स्पष्ट नहीं है। ये बड़े काम है और इसमें समय लगता है। मुझे लगता नहीं कि सरकार तैयार है। मुझे लगता है फिर जैसे ही डेट नजदीक आएगी सरकार फिर से अपनी बात से पलट जल्दी अपने जो निकाय चुनाव के लिए हम प्रेक्षक को भेजने वाले हैं उनकी हम घोषणा कर देंगे। हम नगर निगमों के लिए 2-2 कार्यकर्ता भेज रहे हैं और नगर पालिकाओं के जिला केंद्र के आधार पर हम 3-3 कार्यकर्ताओं को भेज रहे हैं। तो सब जगह जाकर बहुत जल्दी उनकी जो प्रत्याशी के संदर्भित जो गाइडलाइन है, प्रत्याशी के बारे में जो नाम है, वो हम तक पहुंचेंगे। बाद में उनका कार्यकर्ता बीच में रायशुमारी के साथ एक पब्लिक सर्वे के माध्यम से प्रत्याशी की घोषणा करेंगे। कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि देश की बड़ी बड़ी कंपनियों को ईडी और सीबीआई का डर दिखाकर उन कंपनियों को अडानी के नाम पर किया जा रहा है। ये कहां का न्याय है? कांग्रेस पार्टी पहले से कह रही है, हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी ने भी आपके सामने कहा कि जेपीसी इसलिए नहीं मांग कर रहे हैं कि हमारा कोई किसी से विद्वेष है। हम तो ये बताना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं कि भाई देश में तरक्की के हक सबको हैं, बराबर हैं। सिर्फ एक आदमी को जो आप दे रहे हो और उसको भी सही निकालने के लिए, उसके गलत कामों पर पर्दा डालने के लिए सेबी जैसी संस्था का दुरुपयोग कर रहे हो। सेबी जैसी संस्था में जो माधवी बुच है, जो खुद दागी इतिहास की दिखाई दे रही है 2008 से लेकर के अब तक,
उसको आप अध्यक्ष बनाए हुए हो। 2 महीने में सेबी की रिपोर्ट आनी थी, वो रिपोर्ट 18 महीने में नहीं है। आप सुप्रीम कोर्ट को भी कहीं ना कहीं चकमा दे रहे हो। तो हम ये चाहते हैं कि एक समग्र रूप से जेपीसी हो, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो। दिवंगत संत पायलट बाबा के उत्तराधिकारी का चयन हो गया है। हरिद्वार के जगजीतपुर स्थित पायलट बाबा आश्रम में पायलट बाबा की मुख्य शिष्या रही केको आइकावा को पायलट बाबा का उत्तराधिकारी चुना गया है। जापान की रहने वाली केको आइकावा को साधक योग माता के नाम से जानते हैं। वे पिछले कई सालों से पायलट बाबा के योग और ध्यान शिविरों में साथ रहती थी। केको आइकावा के अलावा 2 अन्य साध्वियां चेतना और साधना को भी संस्था का उपाध्यक्ष बनाया गया है। तीनों महिलाएं शिष्या ही पायलट बाबा के बाद देश विदेश में फैले आश्रमों का संचालन करेंगी। मल्लेश्वर माता केला नंदगिरी जो सन्यासिनी नाम है, बाकी उर्फ आप कुछ भी लगाते रहेंगे। इसी तरह से हम लोग उनको जो हमें बताया गया था पायलट बाबा के थ्रू, वो बताया गया था 2007 के पहले हमें बताया गया था जोग माता। जोग माता क्योंकि वो समाधि 3-3 महीने का अनेक प्रकार की लंबी समाधि लेने में सक्षम है, इसलिए जोग माता के नाम से जाने जाते थे। वो निर्विघ्न रूप से सर्वसम्मत से अध्यक्ष पद पर उनका चुनाव हुआ।